जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की भावना जो भी हो, लेकिन सिंधु लिपि की भाषा संरचना ज्ञात करने की दृष्टि से अध्ययन प्रोत्साहन की प्रशंसा करनी होगी, उन्होंने घोषणा की है कि सिंधु लिपि की गूढ़ रचना को पढ़ने और समझने वाले को 87 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाएगी, हालांकि इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने का उनका कोई पुरातत्वीय समाधान खोजना ना होकर द्रविड़ वैचारिक संस्कृति को उत्तर भारतीय फलक पर प्राचीनता के रूप में स्थापित करना भी हो सकता है, इस रणनीति के मनुनुकूल परिणाम निकलते हैं, तो वे तमिल राजनीति में लंबे समय तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त करने में सफल हो सकते हैं, वैसे भी तमिलनाडु आज़ादी के बाद से भाषाई विवाद का केंद्र रहा है, द्रमुक अब चाहता है कि वर्तमान में पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी की लिपि का संबंध तमिल से स्थापित हो जाए, तो यह धारणा स्थापित हो जाएगी कि संस्कृत नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन भाषा तथा लिपि तमिल है और उत्तर भारतीय आर्य ही दक्षिण भारत के द्रविड़ हैं, दुनिया का भाषाई संसार जितना अद्वितीय और व्यापक है, लिपियों का संसार भी उतना ही रहस्यमय है, किसी भी भाषा के लिखने के प्रकार या विधि को लिपि कहते हैं, लिपियों का इतिहास भी मानव सभ्यता के विकास के साथ आगे बढ़ा है, विकसित होती सभ्यता और लिपियों के विविध आरंभिक रूप शैल चित्रों और पुरातत्वीय उत्खनन में मिलते रहे हैं, आदिम युग से लेकर अब तक विश्व के मानचित्र पर अनेक भाषाएं, बोलियां अस्तित्व में आकर विलोपित होती रही हैं, भारत में उद्भव और विलोपन की यह क्रिया कहीं अधिक रही है, इस तथ्य की सिद्धि इस कहावत से होती है, कोस कोस पर बदले पानी, बदले 4 कोस पर वाणी, इसी क्रम में कहा जाता है कि भाषा को लिपिबद्ध करने के सबसे पहले प्रयास के रूप में दुनिया का पहला लिखित और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भारत का है, इसकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है, हालांकि देवनागरी का आदि स्रोत ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, यह भारत की अत्यंत प्राचीन लिपि है, कुछ समय पहले स्टालिन ने जॉन मार्शल की मूर्ति का भी अनावरण किया, मार्शल ने ही 1921 में सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले उत्खनन की अगुवाई की थी, मार्शल ने अवधारणा दी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक आर्य सभ्यता या सारस्वत सभ्यता से भी पहले की है, सिंधु लिपि ईसा से 2500 से 3500 वर्ष प्राचीन मानी जाती है, यह लिपि और हड़प्पा सभ्यता को परस्पर एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, इस परिक्षेत्र का विस्तार मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और तमिलनाडु तक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी इसी में शामिल है, हालांकि अब इसका समय 7000 ईसा पूर्व माना जाने लगा है, इस प्राचीन नगरीय सभ्यता के उत्खनन में मिली मुहरों, शिलालेखों और मिट्टी के बर्तनों पर अनेक चित्रात्मक आकृतियां उत्कीर्ण हैं,
विचित्र लिखावट के इसी समूह को सिंधु घाटी की लिपि या सिंधु लिपि कहा जाता है विराम। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है विराम। स्टालिन को यह भ्रम है कि यदि सिंधु लिपि पढ़ ली जाती है तो संभव है इसकी प्राचीनता संस्कृत से पूर्व की भाषा के रूप में सिद्ध हो जाए विराम। अब तक ऋग्वेद को छोड़ दे तो हड़प्पा कालीन कोई धर्म या समाज शास्त्रीय ग्रंथ भी नहीं मिला है जिससे सिंधु लिपि को किसी भाषा की लिपि मान लिया जाए। पैरा जॉन मार्शल ने यह भी कहा है कि इस सभ्यता के चिन्ह द्रविड़ सभ्यता के चिन्ह मालूम होते हैं विराम। इसलिए सिंधु घाटी में बोली जाने वाली भाषा द्रविड़ हो सकती है विराम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले अभिलेखों में अंकित चित्रलिपियों के आधार पर गोंडी भाषा के विशेषज्ञ तिरु मोतीरामन का दावा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपियों की समानता गोंडी भाषा से है इसलिए सिंधु घाटी के लोगों की भाषा द्रविड़ पूर्व की भाषा थी विराम। गोंड समुदाय के लोग आज भी पृथ्वी को माता के रूप में पूजते समय कुयव से संबंधित मंत्र का जाप करते हैं विराम। इसलिए इन परंपराओं से लिपि के सूत्र खोजे जा सकते हैं विराम। इतिहासकार बीवी सुब्बारायप्पा का मानना है कि सिंधु भाषा नहीं वरन एक प्रकार की संख्यात्मक लिपि है जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों और अभिलेखों पर अंकित कलाकृतियों में उत्कीर्ण संख्याओं प्रतीकों और संकेतों से स्पष्ट होता है विराम। संस्कृति के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि द्रविड़ शब्द भारत में प्रजातिवाचक नहीं स्थानवाचक रहा है विराम। यदि प्रजाति की यूरोपीय परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र में प्रधानता आर्यवंश की होनी चाहिए विराम। किंतु प्राचीन भारतवासी यह नहीं मानते थे विराम। द्रविड़ स्थान का विशेषण था और पंच द्रविड़ में पुराणकार द्रविड़ आंध्र कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात इन 5 को गिना करते थे विराम। भाषाओं को लेकर भी आर्यों और द्रविड़ों के बीच कोई मतभेद नहीं था विराम। द्रविड़ ऋषि यज्ञ के पुरोहित होते थे विराम। उन्होंने शास्त्रों की भी रचनाएं की हैं विराम। इसी प्रकार तमिल के संगम साहित्य की रचना में कई ब्राह्मण ग्रंथकारों का योगदान था विराम। वैसे भी द्रविड़ शब्द संस्कृत का शब्द है विराम। मनु ने द्रविड़ शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया है जो द्रविड़ देश में बसते थे विराम। कुमारिल भट्ट ने उसका प्रयोग भाषा की सूचना देने के लिए किया है यथा आंध्र द्रविड़ भाषा विराम। हमारे पूर्वजों ने द्रविड़ शब्द का अर्थ प्रजाति नहीं रखा था विराम। हमारे लिए भी यही उचित है कि हम यूरोप से आए हुए प्रजातिवाद का अर्थ अपने शब्दों में ना ठूंसे विराम। सिंधु लिपि को पढ़ने में अनेक समस्याएं हैं विराम। दुनिया की ज्यादातर लिपियों में अक्षर कम होते हैं विराम। देवनागरी में 52 अक्षर है तो अंग्रेजी में मात्र 26 है विराम। जबकि सिंधु लिपि में करीब 400 अक्षर चिन्ह या संकेत है विराम। इसके निशान भी विचित्र रूपों में हैं विराम। ये देखने में मोहक चित्रों की तरह सजीले तथा रूपवान होने के साथ इनमें परिवर्तित होते उतार चढ़ाव बहुत है विराम। इन छवियों में बैलों के चिन्ह बहुतायत में है विराम। अब विचारणीय बिंदु है कि जब लोग अपने अपने स्तर पर इस लिपि को पढ़ने के प्रयास में लगे थे तब इन्हें प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया।
दरअसल सिंधु लिपि को पढ़ने के भी सार्थक प्रयास किए ही नहीं गए विराम, जबकि सिंधु घाटी से जुड़ी लिपियों के लगभग 3000 अभिलेख उपलब्ध हैं। स्टॉप।